तो देखो मित्र, इसमें जो हमारा पहला गद्यांश है हिंदी का, तो उसमें हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे। देखिए, इसको भी सॉल्व करने का दो ट्रिक होता है। पहला कि हम सभी लोग इस गद्यांश को पढ़ें और उसके बाद फिर इसमें उत्तर देना शुरू करें, या तो फिर इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लें और उसके बाद हम गद्यांश को जाकर देखें, ताकि हमको जो उत्तर मिलते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं गद्यांश को पढ़ करके। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्ति करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। तो इसके विषय में हम समझे अगर, तो यह हमारा जो पैराग्राफ है वह हमारे पूर्वजों के विषय में संबंधित है और उनसे रिलेटेड ही इसमें से जो प्रश्न है वह पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम सभी लोग चलते हैं, इस गद्यांश को पढ़ लिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसको देख सकें और समझ करके इसके जो प्रश्न है वह समझ सकें। ठीक है, अब गद्यांश के अनुसार जो हमारा गद्यांश था उसमें का जो प्रश्न देखें, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जैसे अगर कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे उसमें जो हमारा आया था कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को क्या होना चाहिए उन्नति प्राप्त करना है। तो प्रश्न पहले सुन लीजिए आप सभी लोग कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, अपनी कमियों को जान लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, अपनी कमियों को जान करके उसमें जो है वृद्धि कर उसको कम करके अपने आप को वृद्धि की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन ही जो है मानव जीवन का जो क्या है एकदम बहुत ही सत्य है। ये दूसरा प्रश्न हो गया हमारा। पहला प्रश्न क्या था, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। और जो दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है, तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन ही मानव जीवन का सत्य है। अब जैसे इसमें एक शब्द आया था अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म शब्द जो है इसमें पूछ लेगा कि एक प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इसका जब हम लोग प्रत्यय लगाएंगे तो आध्यात्मिक शब्द बनेगा। एक ये प्रश्न हमारा हो गया, 3 प्रश्न हो गए हैं इसमें से। और इसके बाद जैसे देखा जाए तो पूछ लेगा जो इसमें मानव शब्द कई बार आए थे, मानव, आदि मानव, हमारे मानव जो पुरुष हमारे जो थे, हमारे पूर्वज जो हैं उनके विषय में। तो पूछ लेता है कि इसमें जो किस प्रकार के हम जो है कि उपसर्गों का प्रयोग करके या प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द को बनाना जो है संभव हो सकता है। तो अब जैसे देख सकते हैं कि किन किस जो हमारे प्रत्यय या उपसर्ग हैं उनका प्रयोग करके हम शब्दों को बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं, जैसे कि मानव है तो मानव में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा, मानवीय। एक तो ये हम कर सकते हैं, ठीक, एक शब्द बन सकता है। उसके बाद हम जब देखते हैं कि जो हमारा उपसर्ग हमने पहले इसमें जो ये प्रत्यय है हमारा प्रत्यय हमने जोड़ दिया, ठीक है, मानवीय कर सकते हैं। और उसके बाद जो उपसर्ग हम लगा सकते हैं इसमें क्या, आ प्रत्यय भी, आ उपसर्ग भी हम जोड़ कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, अमानव, जो हमारा क्या है अमानव बना सकते हैं आ जोड़ करके। एक ई प्रत्यय जोड़ सकते हैं और आ उपसर्ग जोड़ सकते हैं हम सभी लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। ये एक शब्द बन सकता है। पूछ लेगा कि मानव में ऐसे कौन कौन से प्रत्यय लगा करके हम शब्द दूसरे बना सकते हैं। तो मानवीय और आ लगा करके अमानव कर दिए हैं, एक शब्द, एक प्रश्न ये हो जाता है।
हमारे कितने प्रश्न हो गए हैं? कुल 4 प्रश्न इसमें देख चुके हैं। इसके बाद अगर और प्रश्नों को देखें तो और प्रश्न देखने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें शब्द आया था, मानव के कौन कौन से 3 पक्ष हैं, अर्थात मानव विकास के कौन कौन से 3 पक्ष हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि मानव के जो है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 पक्ष होते हैं और इन्हीं को अस्तित्व को त्रिपक्षीय ही बोला जाता है। एक प्रश्न ऐसे भी बना दे सकता है इसमें कि एक सेंटेंस उठाएगा पूरा उसमें से और उसमें कह देगा यहाँ पास खाली स्थान है, ये सेंटेंस लिख दिया, ये खाली स्थान कर दिया, ये सेंटेंस लिख दिया, ये खाली स्थान कर दिया, बोलेगा यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा। जैसे आदि मानव ने, फिर उसके बाद खाली स्थान और क्षेत्र में प्रगति की परंतु खाली स्थान, फिर उसके बाद क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या कह सकते हैं, मानव ने भौतिक क्षेत्र में तो परिवर्तन किया, उसमें प्रगति किया, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, हम यह कह सकते हैं इस गद्यांश के आधार पर। अब जैसे एक और प्रश्न हम देख सकते हैं कि जो इसमें बोला गया है कि उल्लेखनीय परिवर्तन, जो शब्द आया था इसमें, क्या शब्द आया था? उल्लेखनीय परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन, ठीक है। उल्लेखनीय परिवर्तन शब्द जो आया है इसमें, तो उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? उल्लेखनीय परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण जो तात्पर्य है वह यह है कि जो हमारे अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन, उसी से हमारा यह संबंधित है। क्या? अब ये देखिए हम लोग प्रश्न देख लें। ये हमारा हो गया था पहला प्रश्न एक, दूसरा ये प्रश्न हो गया था, तीसरा आध्यात्मिक प्रश्न हो गया था, चौथा हम जो मानव शब्द से जोड़ करके बना रहे थे, पांचवा प्रश्न हमारा जो मानव के क्या क्या विकास सब हो चुके थे, छठा प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सा उल्लेखनीय परिवर्तन का सबसे अच्छा अर्थ है। और जिसे अब हम देख सकते हैं कि इसमें एक बोला गया था, प्रकृति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो किसके पास नहीं था? आदि मानवों के पास नहीं था। ये हमारे गद्यांश के आधार पर हम देख सकते हैं। अब हम सभी लोग अपने जो द्वितीय गद्यांश है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा द्वितीय गद्यांश है उसमें अगर देखें तो सबसे पहले देखते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए? ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे? देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं सकता, शरीर को ही नहीं संभाल सकता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो अब गद्यांश से आधारित जो प्रश्न है उसके विषय में चलते हैं हम सभी लोग। जैसा कि हम लोगों ने गद्यांश देख लिया है, तो गद्यांश के आधार पर अब हम जो प्रश्न देखना चाहते हैं, तो प्रश्न देखें अगर, तो पहला प्रश्न यही से कह सकते हैं कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न जो हमारा गद्यांश में आया था, सेंटेंस उसके आधार पर उठाया गया है कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राण और शरीर का सामंजस्य महत्वपूर्ण है। गद्यांश के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राण और शरीर का सामंजस्य। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न हो गया है, दूसरा प्रश्न यह कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं होता है, अर्थात इसमें जो सेंटेंस आए हुए हैं उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों में जो शब्द हैं उन शब्दों को उठा करके एक प्रश्न बना देगा और उसमें 1 2 3 4 5 कोटेशन दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि इसमें से कौन सा विशेषण का मतलब कि पर्याय नहीं है, पर उसको नहीं बताता है कि यह विशेषण शब्द है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि प्रश्न जो पूछा है, संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित, इन चारों में से कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा शब्द है, कौन ऐसा उदाहरण है जो विशेषण का पर्याय या उसका वाचक नहीं है? तो कौन? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो होता है वह एक विशेषण नहीं है, वह क्या होता है हमारा? वह स्वास्थ्य जो होता है वह विशेषण नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे संज्ञा के अंतर्गत आती है।
इसीलिए इसको विशेषण के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और संतुलित, स्वस्थ और व्यवस्थित इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे विशेषण वह होते हैं जो किसी के विशेषता को बताते हैं। जैसे संतुलित जीवन जीना चाहिए, तो संतुलित जीवन के लिए आ गया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो यह स्वस्थ जो हो गया शरीर के लिए हो गया, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी हो गया। आ गया व्यवस्थित, इसे व्यवस्थित जीवन ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, तो व्यवस्थित भी आ गया। लेकिन स्वास्थ्य क्या हो गया है, स्वास्थ्य जीवन, ऐसे कोई शब्द ही नहीं बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है वह विशेषण नहीं है। आप सभी लोग इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए कि जो विशेषण शब्द आया है ना, विशेषण होता क्या है, तो जो किसी की विशेषता को बताएं वही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। आप लोग समझ लीजिए, एक प्रश्न इससे आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न आया था, जैसे प्राणवायु को सशक्त बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्राणवायु को वो करने के लिए जैसे प्रश्न पूछ लिया शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षक या योग क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को योग करना चाहिए। उसके बाद हम क्या बता सकते हैं कि अपने अंदर जो है अभ्यास करना चाहिए और योग करना चाहिए। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित होकर के बहती है, ठीक है ना, संतुलित होकर के तो बहती है। और किस प्रकार से होकर के बहती है, तो क्वेश्चन पूछ लिया, अव्यवस्थित, मंद मंद, उत्तेजित या व्यवस्थित, तो किस तरीके से, व्यवस्थित होकर के बहती है। तो हमारा यह 3 और चौथा प्रश्न हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखें तो रोग का कारण क्या होता है, इस गद्यांश के अनुसार पूछा जा रहा है। तो रोग का कारण क्या होता है, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, संतुलित ना होना, असंतुलन होना ही क्या हो जाता है, रोग का कारण हो जाता है। ये 5वां हमारा प्रश्न हो गया। इसके बाद देखें तो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किस चीज़ से होता है, तो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध हमारे शरीर के प्राणवायु से होता है। अच्छे शरीर का संबंध हमारे प्राणवायु से ही होता है। अब यह हमारा 6ठा प्रश्न हो गया। जैसे अब 7वां प्रश्न अगर हम देखें तो 7वां प्रश्न यह बना सकते हैं कि बुद्धि में इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, बुद्धि में इक प्रत्यय, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें जब शब्द लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यह शब्द बौद्धिक बनेगा। क्या बनेगा, बौद्धिक। अब बौद्धिक शब्द कैसे बनेगा, इसके लिए आप सभी लोगों को संधि आना चाहिए। जैसे जब हम सभी लोग इक प्रत्यय लगाते हैं तो जो हमारा सबसे पहले का स्वर होता है वह वृद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें जा करके यह जुड़ता है, ये जो है, ठीक है। तो जब ई और उ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा जो है, तो इसीलिए हमारा क्या कर देगा, औ कर देगा इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये औ बन गया है। उ और ई मिलकर के हमारा औ कर दिए हैं, वृद्धि करता है हमेशा, तो इसीलिए ये उ हमारा ये क्या हो गया, बौद्धिक, ऐसे शब्द बन गया है। अब जैसे और शब्द बना सकते हैं इसी प्रकार से, कैसे, जैसे वर्ष धन एक वार्षिक, नीति धन एक नैतिक, धर्म धन एक धार्मिक, इसी प्रकार से सभी शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। एक तो हमारा यह प्रश्न हो गया। अब 8वां प्रश्न जैसे हम देख सकते हैं इसमें कि जो हमारे प्राण का अंग होता है वह क्या होता है, तो हमारे लिए जो प्राण का अंग है वह क्या है, हमारे लिए वायु है, हमारे शरीर के अंदर जो संचरित होने वाली वायु है। तो हमारा यह गद्यांश भी कंप्लीट होता है। अब आगे गद्यांश जो हमारा पद्यांश आ रहा है उसके विषय में देखते हैं। जैसे पद्यांश को देखें तो अब पद्यांश हमारा लिखा रखा हुआ है, तो हम पद्यांश को देख लेते हैं किस प्रकार से। हमारा जो गद्यांश है, सबसे पहले पद्यांश है, इसको देखते हैं। तो पद्यांश को देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं, कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो, सच्चाई सदा में रहे, सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो अब हम सभी लोग इस गद्यांश के विषय में देखते हैं। जो हमारा यह पद्यांश है, तो पद्यांश में जो प्रश्न आएंगे इसके अनुसार हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे अब देखते हैं प्रश्नों को हम, तो इसमें जो कविता में पूछा जा सकता है कि किस पर बल दिया गया है, हमारे कविता में क्या कहा गया है, किस पर बल दिया गया है, कविता के आधार पर अगर बताया जाए तो कविता में हमारे अगर सेंटेंस पूछ लिया गया है कि किस पर बल दिया गया है सर्वाधिक तरीके से, तो प्रकाश, अंधकार, सत्य या तो फिर राह, जैसे अंधकार हो गया, राह हो गया और हमारा क्या है, सत्य हो गया, तीन सभी के विषय में हमारा जो है बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा किस पर दिया गया है, सत्य पर, कि कविता में जो हमारा सर्वाधिक बल दिया गया है किस पर दिया गया है, सत्य पर, पहला प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है
अंधकार का प्रतीक क्या चीज़ नहीं होता है? तो अंधकार का प्रतीक जानते हो क्या चीज़ नहीं होता है? समाधान नहीं होता है। अंधकार का प्रतीक बुराई होती है, निराशा होती है, चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अंधकार का जो कह सकते हैं कि प्रतीक समाधान नहीं होता है। ठीक है, यह कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है? तो राही की विशेषता क्या है कविता के अनुसार देखा जाए तो कविता के अनुसार पूछ रहा है तो हर तरफ से काम निकलना, या हर तरफ से मार्ग चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, या हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें क्या बोला है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो राही होता है उसको हमेशा अपनी जो है राह पर कार्यरत रहना चाहिए, हमेशा उसको कार्य अपना करते रहना चाहिए। यह कविता के आधार पर हम कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा हो गया है। अब चौथा प्रश्न जैसे देखें तो इसमें एक सेंटेंस जैसे इसमें से उठाएगा और पूछ लेगा कौन सा इसमें नहीं है। तो जैसे हार शब्द आया है, ठीक है, उसके बाद जय शब्द आया है, विजय शब्द हो गया, ठीक है, इसी को जय कहते सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा शब्द आया है इसमें जैसे कि सत्य शब्द आया है, सत्य को देख सकते हैं। और इसके बाद प्रकाश शब्द आया है, अंधकार शब्द आया है। ठीक, इन्हीं शब्दों को लेकर के क्या कर सकता है? वह बना सकता है। जैसे क्या बना सकता है कि हार विजय, सत्य असत्य, जय पराजय, प्रकाश अंधकार। तो इसमें से कौन से शब्द युग्म समूह से भिन्न है, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो इसमें से जो दिया गया है हार और विहार शब्द, हार और विहार, ये हार तो दिया है लेकिन विहार शब्द इसमें नहीं दिया गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, हमारे इस कविता से अलग हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो और क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे इसके बाद तो इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? जैसे मुख्य स्वर मतलब कह सकता है कि गुण क्या है? ओज गुण है, देशभक्ति है, श्रृंगार है, तमस गुण है। तो क्या कह सकते हैं इस व्यक्ति में जो दिया गया है इस हमारे इसमें, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या है? ओज गुण है। उपयुक्त कविता जो हमारी जो है इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया है। अब जैसे इसमें कह देते हैं कि हम लोगों को किस राह पर चलना चाहिए हमेशा? तो सच्चाई की राह पर हमेशा चलना चाहिए। और कह सकते हैं कि जो रुकता नहीं है तो उसका क्या हो जाता है? उसको राह मिल जाती है। और क्या कह सकते हैं कि हमारा शीश कट गया लेकिन क्या नहीं हुआ है? झुका नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा यह जो पद्यांश है यह भी हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद अगले पद्यांश की तरफ चढ़ते हैं। यह गद्यांश जो है, इस गद्यांश को अभी 5-6 दिन पहले ही मैंने इसको लिखा है आज, और इसको आज मैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को दे रहा हूं, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो इसका जो मुख्य ध्येय है कि एक चित्र है सुबह का, और उसमें दिख रहा है और बच्चों को हमको दिखा करके बताना है, पढ़ाना है, समझाना है, बालक का विकास करना है कि किस प्रकार से जो हमारा सुबह है, जो हमारी प्रातः काल होता है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है या किस प्रकार से वर्णन उसका होता है। तो कह सकते हैं कि यह प्रभा क्या छटा दिखा रही, सूर्य का प्रभात वर्ण दिखा रही, अब को भी सलिल दिखा रही, प्रकृति के रहस्य को दिखा रही, उषा काल का कुहासा दिखा रही, प्राणी में नव चेतना जगा रही, प्रकृति को भी खिलता दिखा रही, यह प्रभा क्या छटा दिखा रही। यह एक मेरे द्वारा रचित पद्यांश है, और इसके विषय में अब सभी लोगों से आपसे हम चर्चा करेंगे और प्रश्नों को इससे पूछेंगे किस किस प्रकार के इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है कि इस पद्यांश में किस का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से? तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि इस गद्यांश में किस चीज़ों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो हमारा जो है प्रभात का वर्णन किया गया है। सबसे पहले प्रभात अर्थात सवेरा जो हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद क्या देखते हैं कि जो इसमें है हमारा कि किस रहस्य किसका दिखा रही है, अर्थात इसमें देखो ये सेंटेंस बना है ना कि रहस्य दिखा रही है, तो रहस्य किसका दिखाया जा रहा है? दूसरा हमारा प्रश्न बन सकता है कि प्रकृति का रहस्य दिखाया जा रहा है इस गद्यांश में। तीसरा देख ले तो कह सकते हैं कि प्राणी में क्या जगा रही है, प्राणी में यह जो सेंटेंस है वो क्या जगा रही है? तो
हम देख सकते हैं प्राणी में नवचेतना जगाया जा रहा है, हमारा तीसरा प्रश्न हो सकता है। इसके बाद और देखें चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न यह देख सकते हैं कि जो प्रभात है यहाँ पास शब्द, प्रभात का अर्थ क्या होता है? तो प्रभात का अर्थ क्या होता है? सवेरा होता है, सूर्योदय होता है या उषा काल होता है। ठीक है, अब ये हो गया है। पांचवा प्रश्न हमारा आ जाता है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इस जो पद्यांश है उसमें किसको खिलता हुआ दिखाया गया है? तो किसको खिलता हुआ दिखाया गया है पद्यांश के अनुसार? देख लीजिए, प्रकृति को खिलता हुआ दिखाया गया है, तो प्रकृति हमारा प्रश्न हो गया है। और अब छठा प्रश्न जैसे देखें, तो जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा इस सेंटेंस में आया हुआ है सूर्य शब्द, सूर्य शब्द आया हुआ है, तो सूर्य शब्द की पर्यायवाची पूछ सकता है कि क्या क्या होता है। सूर्य की पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, इस प्रकार से इसके प्रश्न हो जाएंगे ये 6। और सातवां जैसे पूछ सकता है कि इस जो पद्यांश है, इस पद्यांश में जो कुहासा शब्द है, कुहासा का अर्थ क्या होता है? तो कुहासा का अर्थ हम लोग कोहरा कहते हैं, या तो फिर धुंध कहते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि जो धूल रूप से जो ओस की कण है, जिसके माध्यम से हमको कुछ दूर तक अपनी आँखों से, चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, वही क्या हो जाता है? कुहासा, जो कि हम लोगों को ठंडी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है। अब हो सकता है सलिल का अर्थ क्या होता है? तो अब को भी सलिल दिखा रही है, अर्थात पानी को बहुत ही ठंडे तरीके से बहता शांत रूप से दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से इसमें से भी 8-9 प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद अब हम सभी लोग चलते हैं अपने हिंदी शिक्षण की तरफ। हिंदी शिक्षण की बात करें तो हिंदी शिक्षण में हम सब लोग देख सकते हैं कि जैसे हम पहले भाषा से एक प्रश्न लेते हैं, भाषा, तो ये देख सकते हैं कि जो वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हम प्रतिदिन जो भाषा का प्रयोग करते हैं या एक दूसरे से बोलने के लिए, एक दूसरे से अपने भाषा का संप्रेषण करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, तो वह कौन सी भाषा होती है? इसको हम लोग बोलते हैं BICS, अर्थात बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ये बोल सकते हैं, या इसको कह सकते हैं बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, अर्थात बेसिक रूप से जिस चीज़ को हम जानते रहते हैं उसके विषय में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वही भाषा हमारी क्या हो जाती है? हमारे प्रतिदिन के प्रयोग में आती है। हमारा पहला प्रश्न ये हो गया है। दूसरा प्रश्न देखें तो शिक्षण का, तो यह कह सकते हैं कि एक जो मिडिल स्तर पर है हमारा अध्यापक, वह अपने कक्षा में बच्चों को एक छोटी कहानी पढ़ने के लिए देता है, और कहानी की जो सत्ता है वह न्याय के दृष्टिकोण से और पाठ्य सामग्री को अर्थ और विचारों पर चर्चा करने के लिए बोला जाता है। तो अब इसमें जो है, जो अध्यापक है वह अपने विद्यार्थियों से किस विकास की जो उनके अंदर करना चाह रहा है या चेष्टा कर रहा है कि उनके अंदर जो विकास हो जाना चाहिए, जिसको हम क्या समझ सकते हैं, एक छोटी कहानी के माध्यम से जो एक अध्यापक है वो करवाना चाहता है। तो क्या करवाना चाहता है बच्चों के अंदर? तो पहले पूछ लेगा, अब पूछेगा समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल या समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। तो एक छोटी कहानी के माध्यम से एक अध्यापक अपने बच्चों के अंदर समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, अर्थात उनके अंदर जो अक्षर का ज्ञान है या नहीं, उसके विषय में वो जानकारी कर ले रहे हैं या नहीं, इसका उनके अंदर ज्ञान है या नहीं, इसी का उनके अंदर क्या करना चाह रहा है? विकास करना चाह रहा है। ठीक है, समझ गए हैं। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम, जैसे कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? अर्थात जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो जो इसमें हम सीखते हैं उसका प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? अब प्रक्रियात्मक ज्ञान को हमको समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि यह प्रक्रियात्मक ज्ञान होता क्या है। तो अब प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है उसमें 2 विभिन्न प्रकार के वर्गों को देखा जाता है, एक घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान को। अब प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने का ज्ञान है, इसे विधियों, प्रक्रियाओं या उपकरणों के संचालन से संबंधित ज्ञान माना जाता है। अब व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान यह जानना है कि व्याकरणिक प्रश्नों तत्वों को कैसे किया जाए। इसके विषय में सबसे पहले एंडरसन ने सन 1985 में अपना थ्योरी को दिया था। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रश्न का उत्तर था वह क्या है कि व्याकरण शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक का ज्ञान क्या है। इसका उत्तर जो हो जाएगा यह है कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न जो है तत्व हैं उसको कैसे किया जाए। इसके बाद अब हम सभी लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। तो चौथा प्रश्न अगर देखते हैं तो एक हम लोग देखते हैं जैसे कक्षा 7 की अध्यापिका है और वह
अपने बच्चों को एक गतिविधि में जोड़ना चाहती है और 10 वाक्य कहानी पर काम करने के लिए देती है और बोलती है कि पहली जोड़ी वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। मतलब 10 जोड़ियाँ बना देते हैं उसमें बच्चों की, और उसके बाद इसी में पहली जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, इस तरह करते करते कि आप उस वाक्य को पढ़िए, वो दूसरा उसको लिखेगा, चौथा उसको सुनाएगा, पांचवा उसको दूसरे को सुनाएगा, इसी प्रकार से करते करते चले जाएंगे। तो जो उसमें मूल कहानी है उसके किस गतिविधि के लिए उसको किया गया है, तो यह कह सकते हैं। तो अब इसमें देखा जाता है किसके लिए किया गया है, पारस्परिक लेखन के लिए, वाक्य श्रुत लेख के लिए, पारस्परिक श्रवण के लिए, पारस्परिक श्रुत लेख के लिए। तो किस लिए किया गया है कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से सुन रहे हैं या नहीं, पारस्परिक श्रुत लेख के लिए किया गया है। इससे क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को जो जोड़े बनाए हैं एक दूसरे के, उसको पढ़कर सुनाना है ताकि कहानी पूरा लिखा जा सकता है। यह विधि समूह में कार्य करने के साथ साथ एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया जा सकता है। अब जैसे इसके बाद हम प्रश्न और देख सकते हैं, 5वां प्रश्न जैसे देख लें कि जो संकेत भाषा के बारे में क्या हम सभी लोग जानते हैं, कि क्या क्या हम लोग संकेत भाषा के विषय में जानते हैं। तो संकेत भाषा के विषय में हम लोग क्या क्या जानते हैं, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। और कह सकते हैं कि संकेत भाषा जो है व्याकरण नहीं होता है, यह सेंटेंस गलत है अगर इसमें आ जाएगा तो। अब इसके बाद जैसे 6ठा प्रश्न हम लोग देखें तो त्रिभाषा सूत्र में कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो इसके विषय में देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित एक नीति है जो भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। और सबसे पहले देखा जाए तो 1956 में त्रिभाषा सूत्र का जो सूत्रपात है वो किया गया था। और इसके तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। जैसे पहली भाषा क्या है, पहली भाषा जो होती है मातृभाषा होती है, या तो घर की भाषा होती है या उसकी प्रथम भाषा होती है, जो वही उसकी क्या हो जाती है, पहली भाषा हो जाती है। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाएं या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, ये हो जाता है। और तीसरी भाषा के रूप में अगर देखा जाए, हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषाएं सम्मिलित होती हैं। ये जैसे संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये इस प्रकार से जो शब्द होते हैं उन सभी को मान्यता दी जा सकती है। अब जैसे इसके बाद हम प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न अगर देखें तो क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। जो प्रश्न बनेगा कि कह दिया जाएगा कि उपचारात्मक जो शिक्षण किया जा रहा है वह किसके लिए किया जाता है। तो जैसे ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, और उनको प्रेरित करता है जो उनकी कमजोरियां हैं उसमें अधिक योग्यता प्रदान करे। और उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों को, अध्यापकों के लिए है जो अपने शिक्षण युक्तियों के माध्यम से समझने और बदलने में सुधार लाने की जरूरत करते हैं। एक ये प्रश्न हो गया। अब जैसे इसके बाद देख सकते हैं शिक्षण की विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थियों की भूमिकाओं को एक सहयोग के रूप में देखता है और उसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित करता है। परिणामतः हम यह कह सकते हैं कि उसमें किस प्रकार का सुधार हो रहा है, इस विधि को हम क्या कहेंगे, यह प्रश्न बन रहा है। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं कि जो अध्यापक ने दिया है सहयोग के लिए, उसमें पारस्परिक शिक्षण जो किया जा रहा है उसका ही विकास हो रहा है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें देखा जाए तो एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, अध्यापक जो है हमारा सुनाता है और शिक्षार्थियों से कहता है कि उस भाषा को आप जिस भी भाषा में हम आपको आती है उसमें सुनाइए। इसमें जो किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग किया गया है अध्यापक के माध्यम से, तो इसमें कह सकते हैं कि जो बालक है उसके किस भाषा का किया गया, जैसे बहुभाषा, भाषा अर्जन, बहुभाषा शिक्षण या परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो इसमें देखा जा सकता है तो कह सकते हैं कि परभाषा व्यवहार, अर्थात एक भाषा अध्यापक अपने कहानी को जो सुनवाता है वो बच्चों से जो शिक्षण शास्त्रीय युक्ति है उसमें परभाषा व्यवहार या ट्रांसलैंग्वेजिंग के रूप में इसको जाना जाता है। परभाषा व्यवहार में छात्र एक साथ कई भाषाओं में सोचने में सक्षम होते हैं और एक अकादमिक अंग्रेजी सीखने के लिए अपनी घरेलू भाषा के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है और इसके माध्यम से जो बच्चे के अंदर विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और प्रश्न को जैसे आगे देखा जाए तो एक विद्यार्थी जो है वह विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पढ़ता है, ठीक है,
यह समाचार पत्र को पढ़ती है। इस कथन को हम किस प्रकार से कहेंगे, या इसमें इस पठन में जो है उसको क्या कहेंगे हम सभी लोग? तो इसको हम लोग कह सकते हैं समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी चिंतन, अध्ययन कौशल या बारीकी से पठन। तो इसमें क्या कह सकते हैं? बारीकी से पठन, क्योंकि एक हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर हम ज़्यादा पास या बारीकी से पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर जो ज्ञान है वह अंदर मतलब कि अच्छे तरीके से जा पाएगा। अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो और प्रश्न आगे देख सकते हैं, अंतर्भाषिक पहचान क्या होती है? एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्भाषिक जो पहचान है वह क्या होती है? तो अंतर्भाषिक पहचान को हम शिक्षा के निर्णय या सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं उन्हीं को प्रदर्शित कर लेंगे। अर्थात कह सकते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद यह पहचान माध्यम आधारित अनुवाद का एक प्रकार है जिसमें एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था की रूपांतरण किसी दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में किया जाता है। इससे शिक्षार्थी निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास गोदान का अंग्रेजी में गिफ्ट ऑफ काऊ नाम से अनुवाद किया गया। ये कहना मतलब यह है कि किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में जो अनुवाद कर दिया जाता है उसी को हम लोग अंतर्भाषिक पहचान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न एक और देख सकते हैं कि एक अच्छा की विद्यार्थी है वह अपने पिता से स्थानांतरण करवाने के लिए कहती है पंजाब में, जब उसके पिता चले जाते हैं और वह मान लो तमिलनाडु की रहने वाली है, तो उसकी जो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है और मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, तो वह पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया था उस समय, लेकिन अब वह कहाँ पहुँच गई है? पंजाब पहुँच गई है। तो उसको किस प्रकार की भाषाओं को सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? तो उसको क्या देना चाहिए? क्योंकि वह अब पहुँच गई है पंजाब में, तो पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन करेगी और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत वह सीखेगी, ताकि वह जो वहाँ पास है जा करके अपने अधिगम को और ज़्यादा कर सके और पंजाबी के जो रीति रिवाज हैं उस भाषा के जो कंठस्थीकरण है उसको हम करके अपने जो अधिगम को है वो बढ़ा सके। इसके बाद जैसे और प्रश्न देखें तो कि विस्तृत पठन का उद्देश्य क्या होता है? तो विस्तृत पठन का उद्देश्य क्या होता है? सराहना बोध के लिए पठन करना चाहिए, बरहिवेशन के लिए पठन करना चाहिए और आनंद के लिए पठन करना चाहिए। और किस चीज़ के लिए नहीं करना चाहिए? व्याकरण अधिगम के लिए पठन हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जैसे जो और प्रश्नों को देखें कि जो हमारा है शब्दों को देखा जाए तो रोग का कारण क्या होता है? रोग का कारण क्या होता है? रोग का कारण जो होता है वह हमारे शरीर में प्राणवायु के असंतुलन का कारण हो जाता है। और जैसे एक से देख सकते हैं कि एक कक्षा 7 की विद्यार्थी है, वह मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जानती है और वह माता पिता के साथ अपने चारों भाषाएं हैं उसको बोलती है और उसके बाद वह कई भाषाओं को सीख लेती है। इस रोग को किस स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो क्या कह सकते हैं? परभाषिक योग्यता, अर्थात कई भाषाओं को जानने वाली या ट्रांसलिंग्विस्टिक बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद और कोई प्रश्न जैसे देखें तो जैसे एक अध्यापिका है वह बच्चों को चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात आदि कक्षा में ले जाकर के दिखाती है और इसके इस्तेमाल होने के लिए उसको बच्चों को सिखाती है और उनको लिखने को कहती है। तो इस भाषा शिक्षण के अंतर्गत वस्तुओं को जो कहती है तो वो क्या कहना चाहती है या क्या अधिगम करवाना चाहती है बच्चों के अंदर? तो वह बच्चों के अंदर जो है वास्तविक वस्तुओं की रियलिटी को दिखाना चाहती है कि किस प्रकार से जो चित्र हैं वह इस प्रकार से होते हैं और बच्चों के अंदर जो अभिप्राय है भाषण गतिविधि का विचारों के प्रकटीकरण के लिए खिलौनों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उसको बताना चाहती हैं और वास्तविकता को अनुभव करवाती है और चित्रों के माध्यम से वह वस्तुओं को दिखा करके उसका उपयोग करना सिखाना चाहती है। अब जैसे एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक ज्ञान क्या है? तो किसी जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, वही क्या हो जाता है? हमारा घोषणात्मक ज्ञान हो जाता है। किस प्रकार से? घोषणात्मक ज्ञान किसी अवधारणा या समझ व्यक्ति के अंदर जो होती है उसी को कहा जाता है और इससे ज्ञात तथ्यों और सक्रिय लक्ष्यों से युक्त जो हमारा ज्ञान होता है। व्याकरण सीखने में घोषणात्मक ज्ञान विद्यार्थी के लिए भाषा संरचना विकसित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और उसके अधिगम को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने में सहायक होता है। एक प्रश्न और देख सकते हैं जैसे परभाषा व्यवहार क्या होता है? अभी हम लोगों ने परभाषा पीछे पढ़ा था तो फिर से एक देख सकते हैं कि परभाषा व्यवहार जो होता है वह
एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शास्त्रीय प्रक्रिया को कहा जाता है। यह एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करने की शैक्षणिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका उपयोग यह बताता है कि द्विभाषी अपने भाषाई संसाधनों का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने और बातचीत करने के लिए किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को हमने भाषा शिक्षण के लगभग 30 प्रश्न करवा दिए हैं। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, इसके माध्यम से जो आपका हिंदी का है जो प्रश्न हमने अभी करवाए हैं उसको अगर आप सभी लोग सुनेंगे, समझेंगे और उन प्रश्नों के अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो वो प्रश्न है आने वाले हैं और उसी के माध्यम से आप सभी लोग अपना जो तैयारी है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोगों से यह बता दें कि कल और आप लोगों का जो वीडियो मिलेगा वह संस्कृत का रहेगा, संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट का। उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को संस्कृत के जो गद्यांश है और पद्यांश उसको समझाऊंगा और उसका शिक्षण किस प्रकार से होता है उसको समझाऊंगा। आप लोग जल्द से जल्द मेरे जो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो हिंदी शिक्षण है और गद्यांश पद्यांश उसको पढ़ने का जो तरीका है उसको सीख लीजिए और अच्छे से अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसी शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करके आप अपने मित्रों को भी लाभान्वित करें। इसी के साथ में जय हिंद दोस्तों।